धन्यवाद। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सीताराम यादव, पूर्व विधायक हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 28। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो पटल पर रख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक सवाल ये था कि भाई क्या रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड वाटर की जो टेस्टिंग हुई है और जो भी पेयजल की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, एक वेबसाइट का लिंक डाला है इसके अंदर कि आप उस पर देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा भी सकता हूं आपको, नहीं तो अभी अभी मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक करा, URL डाला, तो जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो जी वो इंफॉर्मेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग्स हुई हैं, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज सामने आती है। सबसे पहली सर ये कि जो जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 23% जो पानी के सैंपल हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg से ज्यादा पाएगी, जो कि हम सभी जानते हैं जी, फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है बोन्स के रिलेटेड और चीजों के रिलेटेड बहुत ही गंभीर हेल्थ कंसर्न्स रेज होते हैं। उसी के साथ साथ इससे भी ज्यादा अलार्मिंग एक जो रिपोर्ट है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने निकाली थी, उसके अंदर यह पाया गया कि लगभग 14.5% से ज्यादा पानी के ऐसे सैंपल हैं जिनके अंदर यूरेनियम की मात्रा बहुत भारी संख्या में पाई गई। और सर ये आज मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा जो इस बात में हाँ ना भरे, क्योंकि जब हम हल्के में जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, तो एक बात सामने आती है कि जी कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसका सर एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। मैं कुछ सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन सर मैं ये बात जरूर आपके सामने लाना चाहता हूं कि बहुत गंभीर की टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, पानी की टेस्टिंग पर पर्याप्त एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के एक ऐसा तरीका लाया जाए जिससे घग्गर के अंदर और नहरों के अंदर जो यूरेनियम की मात्रा बढ़ती जा रही है इसको भी घटाया जाए, और साथ ही साथ जो फ्लोराइड है पानी के लिए। सप्लीमेंट्री जरूर पूछे। सप्लीमेंट्री सर इसके अंदर मैंने यही दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के क्या ये जो टेस्टिंग है क्या उनके साथ कोरिलेट करके इसको पब्लिश किया जाता है या इंडिविजुअली पब्लिश किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इसमें रानिया निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पूछा है इन्होंने। रानिया निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियां हैं। इन गांवों में 48 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा और 38 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं अब तक संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसमें हम जो आपने इन्होंने कहा है कि सैंपल की जहां तक बात की है, हमने वहां सैंपल भराने का काम किया है और इसमें टोटल 765 सैंपल हमने इसके अंदर लिए गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, जिसमें 39 सैंपल फेल हुए हैं। और जो 39 सैंपल फेल हुए हैं जिन जिन ट्यूबवेलों के, उसमें उसको भी हम नहर आधारित करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है और उसमें अगर TDS ज्यादा पाया जाता है तो उसको हम नहर में मिला करके देते हैं। नहर में मिला करके उससे वो TDS वो कम हो जाता है उससे। और अब इसमें हम जो पानी जो दे रहे हैं उसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरा दे रहे हैं। किसी भी ढाणी में या कोई गांव के अंदर हम कम नहीं दे रही हैं। ये ठीक है कि जहां कोई जो ट्यूबवेल की जो बात इन्होंने कही है कि जो ट्यूबवेल का जो TDS जहां ज्यादा आता है उसके अंदर हमने जो 24 ट्यूबवेल ऐसे थे जिसमें से कुछ इसमें जो दिक्कत थी उनमें से अब उनको 4 को हमने नहर आधारित पे ले लिया गया उसमें से,
और 7 को प्रवृत्त करने का काम चल रहा है। 13 जो नलकूप का आधार जो उनमें जो चल रही है उसको पानी अब जो है वो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि जो ऊपर का जो पानी आता है जिस ट्यूबवेल से उसमें पानी के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है। जो डीप ट्यूबवेल होते हैं उसके अंदर पानी जो है ये ठीक ठाक इसके अंदर जो मिलता है। सर मेरा ये सवाल ही नहीं था, सप्लीमेंट्री तो मेरा ये था, क्या और विभागों के साथ मिल करके, क्या उनके साथ कोऑपरेशन के अंदर आकर के क्या तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है? क्योंकि अभी अभी जैसे कि मंत्री जी ने जो अपनी खुद की रिपोर्ट दी है वो ये है 735 में से 49 सैंपल्स फेल हुए हैं, जबकि सेंटर की रिपोर्ट और कुछ कहती है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर मैनेज की रिपोर्ट और कुछ कहती है। तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि भी सरकार क्या इन एजेंसीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, क्या इनके साथ मिलकर के अपनी रिपोर्ट्स बनाती है? क्योंकि जी अगर मैंने ही रिपोर्ट बनानी और कल को खराब रिपोर्ट आई तो मेरे ऊपर ही अगर कार्रवाई होनी है तो मैं खराब रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? मैं तो बढ़िया रिपोर्ट बनाऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप इनके साथ मिलकर के कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट की अपनी जो लैब है वो हर जिले के अंदर है। एक लैब करनाल के अंदर स्टेट लेवल की है और 21 लैब डिवीजन लेवल पे हर जिले के अंदर अलग से है। 23 लैब हमारी जो है वो एसडीओ लेवल पे भी जो है वो प्रदेश के अंदर है, उसी के अंदर हम वो जांच करते हैं। जवाब तो फिर भी नहीं आया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि भाई क्या बाकी विभागों के साथ मिलकर काम करते डिपार्टमेंट हैं? की कोई ऐसी योजना की जो हमारी टेस्टिंग का सिस्टम है और जो सेंटर का है उनका कोई आपस का कोऑर्डिनेशन है क्या? अगर नहीं है तो भविष्य में क्या ऐसी योजना है? अर्जुन जी, आप अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। एक छोटा सा माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए केंद्र ने भी एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए, और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की देते तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आज एक और सर, क्योंकि अब इक्विपमेंट की भी बात चली, तो सर मेरा ये भी सप्लीमेंट्री रहेगा, भाई जो इक्विपमेंट आता है और जो यूज होता है इसकी कैलिब्रेशन किस प्रकार की जाती है? क्योंकि सारे टेक्निकल इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन होना, जीरोइंग होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से की जाती है और ये कितनी बार करी जाती है? क्योंकि ये रेगुलर इन मशीनों को आपको कैलिब्रेट करके अप टू डेट रखना पड़ता है। तो ये भी जी एक मेरा एक आपसे सवाल भी है, दरखास्त भी है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आप रिटर्न में भी भेजें और बाद में चर्चा भी करें। मैं सर इसको रिटर्न में भी आप तक पहुंचाने। बिल्कुल, धन्यवाद। और आज आदित्य देवीलाल जी का जन्मदिन है, बिल्कुल सामने बैठे हुए, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। चौधरी मामन खान, चौधरी मामन खान। 29 9 स्पीकर साहब, चौधरी मामन खान जी का के सवाल 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला था whether it is a fact that there are so many illegal maternity clinics without degree and license being run in the district of No. तो मैं कहना चाहूंगी नहीं। दूसरा, whether it is also a fact that the number of casualties of mothers and newborn children are happening regularly in the above said illegal maternity clinics. नहीं जी, हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन सिर्फ 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत। 92 क्लिनिक हैं जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं और 106 क्लिनिक्स हैं
जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS में रजिस्टर्ड है, और इनमें से कहीं भी कोई भी कैजुअलिटी की बात नहीं हुई। साथ साथ आपका डी पे क्वेश्चन था कि एक्शन क्या लेती है हमारी सरकार अगर ऐसी बातें पाई जाएं। तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जैसे ही हमें पता चलता है कि ऐसी बात हुई है कहीं भी, मगर आज तक एक भी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि एक मेवात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाए थे अपने टाइम में, तो उनको कहीं भी बोर्ड लगा दिखता है तो उनको बड़ी हॉस्पिटल वो समझ बैठते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम अपने बच्ची की डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो यहाँ गायकोनोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, नहीं तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो वहां ले जाके एडमिट कर देते हैं। जब वो एडमिट कर देते हैं वहां लाइसेंस जो डॉक्टर्स पे डिग्री है वो लेके लगा देते हैं, वो डॉक्टर्स कभी नहीं आते। हाँ, जब कैजुअलिटी हो जाती है तो वो जरूर कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं गवाही देने के लिए कि हमारे ऐसे यहाँ नहीं हुआ। जबकि अभी बहन आरती राव जी ने, मंत्री जी ने अभी बताया कि ऐसी आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कि कोई लाइसेंस के बगैर अवैध प्रोसीजर यहाँ नहीं चल रहे, यहाँ चल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं कहता उनको कैंसिल करो, मैं ये कहता हूँ कि उनके पूरे मापदंड सरकार पूरा करे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप लिखिए जी, सिटी हॉस्पिटल पुनाना, तबस्सुम हॉस्पिटल पुनाना। मामन जी यहाँ हम उस तरह से चल ठीक है, डिटेल्स नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है सर, पर जैसे उन्होंने कहा क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट, हाँ मैं कोई रिटर्न कंप्लेंट है क्या? पहले ये सर उन्होंने ना किया है ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। वो ना नहीं करती तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। अवैध वहां हॉस्पिटल चल रहे हैं पुनाना में, मैं ये नहीं कहता बंद करो, मैं ये कहता हूं कि जो मापदंड है सरकार के पूरे प्रॉपर डॉक्टर हो ताकि डिलीवरी प्रॉपर हो, मैं ये चाहता हूं। नंबर 2 कहा है कि क्या ये तथ्य की उपरोक्त प्रसूति क्लिनिकों में लगातार माताओं नवजातों बच्चों की मौत हो रही है। हमारी मंत्री जी का नहीं, 35 की लिस्ट में लेके आया हूं हाउस में, 35 ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के, मेरे नहीं, गवर्नमेंट के 35 रिकॉर्ड्स लेके आया हूं। ये मैं टेबल भी करूंगा आपको। और बताइए, मैं देता हूं, 6 दिसंबर को न्यूज छपती है, गुड़िया एक हॉस्पिटल है पुनाना में, गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र डिलीवरी कराते समय हुई मां बेटी के मौत, सीएमओ की शिकायत, ये कहती है हमको पास कोई शिकायत ही नहीं आती, रिटर्न में शिकायत की है। मैं बताता हूं, पढ़ गए। पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र के डिलीवरी कराते समय उसकी नवजात शिशु और उसकी मां की जान ले ली। नहू के पल्ला निवासी मुबारक ने जिला सिविल सर्जन सर्वजीत थापर को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बेटी आयशा को उनके पति दिलसाद पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र पर ले गया। आयशा ने जब गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र की डॉक्टर बबली को कहा कि वो अपना रूटीन चेकअप कराने आई है, तो वहां के डॉक्टर बबली और उसके पति ने गोविंद ने यह कहकर कि उनकी डिलीवरी कराई जाए, और आप यहाँ एक्सपर्ट है, आप कहते हो वहां कोई शिकायत ही नहीं दी गई। ये देख लीजिए, 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर मेरा नहीं है, मैं नहीं छापते अखबार। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी मामन जी सर, एक मिनट सर, देखिए, आपने जो ये बातें इसमें कही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि इस प्रकार की अगर कोई घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि स्वस्थ प्रदेश के लोगों को सुलभ कराना हमारी सरकार का दायित्व है, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। जो PNDT एक्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि वहाँ पर लाइसेंस की बात है, बिना डिग्री के चल रहे हैं, इस प्रकार की बात कही है, जरूर हम उसकी जांच कराएंगे। आप कागज दे दीजिए, हम जांच कराएंगे। अगर आपके पास और भी कोई तथ्य है वो भी दे दीजिए, हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएंगे। हम करा भी रहे, ऐसा नहीं है, हमारे पीछे चल रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और हरियाणा की धरती के ऊपर आकर के उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम उसको लेकर के गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जांच हो रही है, तो हमें आप बताइए, हम कार्रवाई कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे।
सरकार से क्वेश्चन है स्पीकर सर आपके माध्यम से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही हैं उनको जो अप्रूवल दी जाती है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या वो टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 2, स्पीकर सर, जो ये 35 कैजुअलिटी जो जच्चा की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेवार वहां का प्रशासन है, सिविल सर्जन या हेडक्वार्टर है यहाँ, या सरकार है? मुझे इस चीज का जवाब दो। जो 35 बच्चे मरे उनका जिम्मेवार हरियाणा सरकार में कौन है? मामन जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है आप लिखित में दें, उसकी वो इंक्वायरी करवाएंगे, जांच करवाएंगे पूरी। बिल्कुल। श्री पवन खरखोदा, पर्सन नंबर 30। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खरखोदा में बढ़ती आबादी को देखते हुए पेयजल के और उसके विस्तार के बारे में जानना चाहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करते हुए हमारा डिपार्टमेंट लगातार इस पे कार्य कर रहा है। और खरखोदा में भी जल आपूर्ति के लिए विस्तार के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत 40 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के अतिरिक्त जल का उपचार संयंत्र का निर्माण तथा शेष स्वीकृत कॉलोनी, जो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है उनको जो स्वीकृत कर दिया जाता है, उसके अंदर भी हम जो पाइपलाइन वगैरह जो बिछाने के लिए प्रावधान हमने इसमें किया है और इसको 30/9/26 तक ये कार्य हम जो पूरा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के मैं उत्तर से मैं संतुष्ट हूं और माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। श्रीमती पूजा। सर, प्रश्न संख्या 31। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती पूजा जी ने जो सवाल किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह कब तक वितरित किए जाने की संभावना है, तो ये हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो घोषणा पत्र में ये बात थी, वो विचाराधीन है और हमारी सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इस तरह का जवाब इस सदन में दिया जाएगा। ये गंभीरता है सरकार की। हमारी हरियाणा की आबादी, आधी आबादी मातृशक्ति के प्रति चुनाव के समय पहला संकल्प लिया गया था। प्रत्येक महिला के प्रति उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी और आज तक वो मामला कहा जा रहा है, इसको योजना को विचाराधीन है। ये नीति बना रही है सरकार। जिसके फॉर्म छप चुके थे, जिसके फॉर्म बांटे जा चुके थे, भरे जा चुके थे, पहली किस्त दी जा चुकी थी, वो मामला 5 महीने बाद भी एक मामले के रूप में विचाराधीन है। मेरा ये स्पष्ट सटीक प्रश्न है, किस तारीख को इस योजना को लागू किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक है। गीता जी आपकी बात का जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे, परंतु मैं अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को एक बात कहा है कि मामला विचाराधीन है, सरकार उस पर चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है और हमारी सरकार की गंभीरता पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नायब सिंह सैनी जी की जो गारंटी है ना, ये गारंटी ही गारंटी है। और रही दूसरी बात, वैसे तो देश में कहीं बची नहीं है, परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो जो गारंटी है, और मैं तो पूजा जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, भाई वरुण जी वहां से सांसद है, सारा पैरेलल है बॉर्डर हिमाचल के। एक बारी एक कदम पलट के हिमाचल में भी जाकर देख लेना कि 2.5 साल पहले उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था, खटाखट। वो खटाखट कभी आएगी कि नहीं? ऐसे ही तेलंगाना में कह के आए थे, ऐसे ही कर्नाटक में क्या क्या आए थे। चलिए, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, वहां की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार, ऐसे में पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आज फिर भी चर्चा करते हैं। हमने जब कहा है कि मामला विचाराधीन है, हमने जब कह दिया कि मामला विचाराधीन है, आप लोग, हमने जब कह दिया मामला विचाराधीन है तो विचाराधीन है।
और मुनायब सिंह की जुबान ही के बात का विश्वास है। डॉक्टर कृष्ण कुमार। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जी, मंत्री जी। गीता जी, हो गया जवाब आ गया। विचाराधीन है, सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार उस पर काम कर रही है। आज वो डेट नहीं बता सकते। आ गया डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रश्न संख्या बोलिए अपने। सर क्वेश्चन हो गया नंबर मंत्री जी, हो गया, जवाब हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 32 32। जी मंत्री जी, जी मंत्री जी। चलिए हो गया। चलिए स्पीकर सर, हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। स्पीकर सर, ये क्या सवाल है जी, क्या बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव कुंड में कोई अनाज मंडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इसका जवाब है जी नहीं। और यदि हाँ, तो अनाज मंडी स्थापित कब तक की जाने की संभावना है? श्रीमान जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुंड एरिया में 40 या 50 गांव आते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इनकी, क्योंकि इनको फसल बेचने के लिए रेवाड़ी या कोसली जो कि काफी दूर है, तो एक सुझाव भी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, क्योंकि सरकार बिना नॉर्म्स हमारी कोई भी काम नहीं करती। तो फ्यूचर में भी अगर कोई बने, नॉर्म्स अलाउड करते हैं, तो किसानों की उनकी डिमांड और आसपास को देखते हुए जब भी करवाने का कष्ट करें। और इनके मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। स्पीकर सर, गांव कुंड मुख्य यार्ड रेवाड़ी से 25 किलोमीटर, सब यार्ड बावल से 36 किलोमीटर की दूरी पर। गांव कुंड को मार्केट कमेटी रेवाड़ी के अधीन या सब यार्ड घोषित करने बारे अधिसूचना सरकार द्वारा 27/8/1971 के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है। गांव कुंड मार्केट कमेटी के पास कोई जमीन नहीं है, गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन ना होने की वजह से इस पे कोई विचार नहीं हो सकता। देंगे कहीं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक। श्रीमती रेणु बाला। प्रश्न नंबर 33। श्रीमान जी, कोई बंद नहीं की गई है योजना। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो महाविद्यालय हैं उनमें जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वो बंद करने के कगार पर सरकार ने कर दी है। और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान जी, जो गरीब परिवारों के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति ऐसे ही दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि जो हमारे कॉलेज में महाविद्यालयों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको दो 3 साल तक भी ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इतने में हमारे वो गरीब बच्चे ग्रेजुएशन करके कॉलेज से पास आउट कर जाते हैं, फिर भी उनकी वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। रही बात प्राइवेट कॉलेजों की, जिनमें हमारे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनसे मोटी फीस वसूली जाती है प्राइवेट कॉलेजों से, और जबकि वो बच्चे फीस ना भर पाते हैं उसकी वजह से उनकी डिग्रियां जो है वो रोकी जाती है। सरकार एक तरफ तो डिंडोरा पीटती है कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनको पढ़ाने की जो सहूलियत है वो दी जाती है, लेकिन कहाँ सहूलियत मिल रही है गरीब बच्चों को? आज तक भी मेरे पास भी कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है वो दी नहीं गई। तो बच्चे जो गरीब लोग हैं वो उस छात्रवृत्ति से अपने कॉलेज की फीस, अपनी सुविधा मुहैया कराने के जो काम है वो करवा सकते हैं। और रही बात अध्यक्ष जी स्कूलों की, स्कूलों का भी यही मामला है। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको 2-3 साल तक वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, जिससे गरीब बच्चे उस छात्रवृत्ति की जो योजना चलाई हुई है सरकार ने उससे अपनी फीस भर सकते हैं, अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं, अपनी जरूरत का सामान मुहैया करा सकते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीब बच्चों को सप्लीमेंट्री तक रही है। तो सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही प्रश्न है, यही पूछना चाहती हूँ और मैं मांग भी यही करती हूँ मंत्री जी कि आप गरीब बच्चों की जो छात्रवृत्ति चलाई हुई है वो सुचारू रूप से, चाहे वो कॉलेज की बात हो चाहे वो स्कूल की बात हो,
ऐसे ही निरंतर चलाते रहें और हर साल गरीब बच्चों को वो छात्रवृत्ति दें, जिससे उनका सरकार के माध्यम से वो अपनी फीस भर सके और अपने काम कर सके, और गरीब बच्चों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लेके अच्छे काम कर सके। माननीय सदस्य महोदय ने जो जवाब पूछा, सवाल पूछा है, मैंने उसका जवाब दिया है। अगर कोई ऐसा मामला माननीय सदस्य के संज्ञान में है कि रुकिए भाई, रुकिए ना, पहले सुन तो लीजिए ना। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में है कि किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो वो मुझे बता देंगे, मुझे लिखित में दे देंगे। ठीक, मुझे लिखित में भी दे देंगे। एक चीज तो हो सकती है, एक चीज तो हो सकती बंद नहीं हुई है, वो 2 दिन आगे पीछे हो जाए, इससे ज्यादा में आप लिखित में भेजिए। ठीक। श्रीमती कृष्णा गहलोत। नहीं, हो गया प्रश्न नंबर, श्रीमती कृष्णा गहलोत। नहीं, ऐसे प्रश्न नंबर 34 जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पानी आपूर्ति के लिए व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव की बात कही है। बिल्कुल हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुंडली शहर की जनसंख्या 21,633 थी, लेकिन अब जो हमने योजना बनाई है वो आगे की सोच करके कि आगे आने वाले समय के अंदर जो 30 साल का लेकर के 80,000 आबादी के हिसाब से हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस टाइम पे 4 ट्यूबवेलों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और जो कुंडली कस्बे में सीवरेज सुविधा SMDA द्वारा प्रदान की जानी है। वर्तमान में कोई मल शोधन यहाँ नहीं है। इसमें जो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने के लिए अमृत 2 में 49 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है, और इसके अनुमान के अनुसार गांव दहिसरा में यमुना नदी के किनारे 3 हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें पंचायत से बात हो गई है, माननीय सीएम साहब की भी सहमति हो गई है, और डायरेक्टर पंचायत को लिख दिया। पंचायत ने DC सोनीपत को भी वो लेटर लिख दिया है, और जल्दी ही उसको लेकर के, कि हमने टेंडर इसमें लेट ना हो इसलिए हमने टेंडर भी कॉल कर लिया है, जिसकी प्रक्रिया 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। और इसमें एक हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल, मुख्य बूस्टिंग स्टेशन, 2 बूस्टिंग स्टेशनों, 1 बूस्टिंग स्टेशन की मरम्मत, शेष वितरण प्रणाली के लिए प्रदान करने के लिए कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, जो हम जल्दी इसको कर देंगे। कोई सप्लीमेंट? मेरा स्पीकर साहब के माध्यम से मंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी कि मैंने पिछले सत्र में ये अपना सवाल लगाया था और इतनी जल्दी इस पे इतना अच्छा कार्य हुआ है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगी, पर मंत्री जी से निवेदन भी साथ में मैं करूंगी। कुंडली में लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं जी, और नीचे की जमीन का पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। उसमें गति और लाए, कोई कमेटी ऐसी बनाए आप कि हर महीने वो मॉनिटर करके इस काम को जल्दी से जल्दी करे। आपके महकमे की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ पंचायत के महकमे की तरफ की है कि पंचायत ने वो जमीन आपके नाम करनी है। हमारे सरपंच साहब ने, दहिसरा वाले ने प्रस्ताव दिया हुआ है, तो इस काम को थोड़ा जल्दी किया जाए। धन्यवाद समय देने के लिए। जल्दी कर देंगे, और मैंने जैसे पहले बताया कि ये सहमति हो चुकी है, और गांव की भी सहमति हो चुकी है, और DC साहब के पास वो लेटर जा चुका है। जैसे आएगा, हमने टेंडर ही ऑलरेडी कॉल कर दिया ताकि इसमें कोई डिले ना हो, लोगों में पानी कम। श्री भगवान दास। नंबर 35